हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम है ज्वालामुखी। टॉपिक का नाम है ज्वालामुखी। देखो, इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता, लेकिन अगर आता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हमें थोड़ा सा रटना होता है और क्वेश्चन कवर कर लेना होता है। देखो जरा, ज्वालामुखी क्या है, इस पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है ज्वालामुखी पढ़ते ही, ज्वालामुखी क्या है। तो आप इसको अगर तोड़ो जरा ध्यान से, ज्वालामुखी, ठीक है। मुखी मतलब मुंह, ज्वाला मतलब अग्नि, तो आग का मुंह, आग का मुंह उसे कहते हैं ज्वालामुखी, आग का मुंह। लेकिन क्या पेपर में ऐसे करोगे आग का मुंह? क्या पेपर में ऐसे बताओगे भैया आग का मुंह, नंबर मिल जाएगा? तो कैसे बताओगे, जरा इस बात को समझिए। आप पहले थोड़ा सा ये बात समझिए, ये पृथ्वी है। पृथ्वी बॉल की तरह या मौसमी की तरह गोल होती है, उसकी गोल परत को 3 टुकड़ों में तोड़ दो। ये अंदर वाला, ये दूसरा और ये तीसरा। इस पे हम जो रहते हैं, हम रहते हैं यहां। हम कहां रहते हैं? हम रहते हैं यहां ऊपरी परत पे। हम कहां चिपके हुए हैं? इसकी ऊपरी परत पे। हम कहां चिपके हुए? पृथ्वी की ऊपरी परत पे। कोई यहां चिपका हुआ, कोई यहां चिपका हुआ, कोई यहां, इस तरीके से सब चिपके हुए हैं ऊपरी परत पे। लेकिन आप ये बात समझिए, पृथ्वी की 3 परतों में से ऊपरी परत कैसी है? ठोस, जहां हम रहते हैं। और जो बीच वाली परत है, ये है तरल अवस्था में, और ये अंदर वाली भी किस में है? ठोस में। ये पृथ्वी की जो आकृति है, भू आकृति अंदर से, इसका विवरण भी मैं आपको बताऊंगा अलग से। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है पृथ्वी की भू आकृति अंदर से जो है उसके बारे में, ठीक है, या पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में। तो ये जो पिघली हुई अवस्था है, आप इसको ऐसे समझिए जरा, कुकर है, कुकर। कुकर में जब आप खाना बनाते हो तो क्या होता? गैस बनती है और उससे सीटी आती है। तो इसी तरीके से पृथ्वी का जो पिघला हुआ लावा है, पिघला हुआ मैग्मा जो है, ये किसी दरार या छिद्र के द्वारा जब पृथ्वी की भूपटल से बाहर आ जाए, पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ मैग्मा, पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ मैग्मा जो यहां पिघला हुआ है, तरल अवस्था में है, वो किसी तरीके से किसी दरार के द्वारा, किसी छिद्र के द्वारा अगर पृथ्वी की भूपटल, भूपटल मतलब ऊपरी परत, इस ऊपरी परत से बाहर आ जाए, तो इस प्रोसेसिंग को ही कहते हैं ज्वालामुखी। यानी कि भूगर्भ के अंदर से, भूगर्भ, भूमि के गर्भ, अंदर से, भूगर्भ से मैग्मा का भूपटल से बाहर आ जाना, भूपटल किसी दरार या छिद्र के माध्यम से, वो ही ज्वालामुखी कहलाता है। तो ज्वालामुखी क्या? भूमि के पटल के ऊपर मैग्मा का आ जाना, ठीक है। अब उसके बारे में थोड़ा सा अंदर पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा। यह आप समझिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ऊपरी परत, ये जहां हम है। नीचे मैंने बताया मैग्मा चट्टानों का पिघला रूप होता मैग्मा। मैग्मा क्या? चट्टानों के ताप पृथ्वी के अंदर जाने पर, अभी जो मैंने आपको बताया था, पृथ्वी, हम यहां चुपके में बाहर, पृथ्वी के अंदर जाने पर पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, और केंद्र में जाने पर कितना हो जाता है तापमान? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इस बात का अंदाजा लगाइए, सूरज का, सूरज की जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत, इसका टेम्परेचर कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि सूरज की ऊपरी परत का टेम्परेचर कितना है? सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और पृथ्वी के अंदर का केंद्र का कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर जाओगे तो तापमान बढ़ेगा, और लास्ट में कितना होगा? केंद्र में। आप किसी भी तरफ से केंद्र की तरफ जाओ, किसी भी तरफ से केंद्र की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर कितना होगा? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप एक बात बताओ, क्या सूरज तक जा सकते हो? सूरज तक क्यों नहीं जा सकते? सूरज तक, सूरज का टेम्परेचर इतना ज्यादा, सब चीज को जला देता, पिघला देता। इसी तरीके से पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर भी सब चीजों को पिघला देता, धातु चट्टानों को। तो जो चट्टानों से, मैग्मा से, धातुओं से पिघल के जो पदार्थ बनता, तरल पदार्थ, उसे क्या कहते हैं हम? मैग्मा। पृथ्वी के अंदर कहते हैं उसे मैग्मा, पिघले हुए पदार्थ को। जब वो पृथ्वी से बाहर आता है तो उड़ता हवा में, तो वो ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होने पर उसे क्या कहते हैं? सिंडर।
और जब पृथ्वी से बाहर आता तो एकदम ठंडा तो नहीं होता, शुरू में जब गर्म रहता तो लावा। तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए गर्म पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, और पृथ्वी से बाहर जब ये आ जाता है इसे लावा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए गर्म पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा। और पृथ्वी से बाहर क्या कहते हैं? लावा। और लावा ठंडा होकर क्या कहलाता है? सिंडर। लावा ठंडा होकर क्या कहलाता है? सिंडर कहलाता है। लावा ठंडा होकर क्या कहलाता है? सिंडर कहलाता है। लावा ठंडा होकर सिंडर कहलाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक बात समझ में आई होगी 3। अब आगे बात करते हैं ज्वालामुखी। क्या बात समझ में आ गई? पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा स्थित है भूगर्भ में, उसका भूपटल को छेद के द्वारा, भूपटल पर या दरार के द्वारा बाहर निकल जाना ही ज्वालामुखी कहलाता है। तो ये वोल्केनो क्या है फिर? ये वोल्केनो ज्वालामुखी का कहते हैं, इंग्लिश में नाम है, लेकिन ये ऐसा नहीं है बेटा, इसे भी समझिए आप जरा। पृथ्वी के अंदर चट्टानें पिघलती क्योंकि अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इटली की राजधानी क्या है? रोम। ठीक है, तो रोम के एक, जैसे हमारे देवता हम क्या कहते हैं? अग्नि के देवता, ठीक है, हवा के देवता पवन देवता, वर्षा के देवता इंद्र देवता। ऐसे ही इटली की जो रोम है, रोमन सभ्यता में आग के देवता थे, उनका नाम था वोल्कन। और वोल्कन ले इटली के कहां गया? लिपारी द्वीप पर। इटली के लिपारी द्वीप पर एक अग्नि भट्टी बनाई, जैसे हम शादी में भट्टी बनाते हैं कोयले की, एक अग्नि भट्टी बनाई। और उनकी ये मान्यता है, हमारी नहीं, उनकी ये मान्यता है कि वो भट्टी भविष्य में कालांतर में चलकर ज्वालामुखी का रूप ले लेती है, जिसे आज ज्वालामुखी कहते हैं। तो उन्हीं ने के नाम पर ज्वालामुखी का नाम रख दिया गया वोल्केनो। उन्हीं के नाम पर ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? वोल्केनो। कहां के? रोमन देवता वोल्कन के नाम पर। ये भी समझ में आ गई होगी। अब ज्वालामुखी को 2 भागों में बांटा गया। बांटा 2 से ज्यादा गया, हमारे पेपर में 2 से ही काम चल जाएगा। हमारे पेपर में 2 से ही काम चल जाएगा, हम 2 ही करेंगे। एक उद्गार के आधार पर, दूसरा समय के आधार पर या विस्फोट के आधार पर। या विस्फोट के आधार पर, उद्गार के आधार पर या विस्फोट के आधार पर, समय के आधार पर। समय के आधार पर कैसे बांटा गया कि ज्वालामुखी कौन सा किस किस रूप में, मतलब किस किस रूप में तो कहना गलत होगा, कब कब फटता है, उसके आधार पर कैटेगरी बांटी गई। अगर रोज रोज बढ़ता तो सक्रिय, कम कम कभी कभी फटता है तो फिर सुप्त, और कभी नहीं फटता तो शांत। इसमें डीपली अभी पढ़ेंगे। पहले बात करते, मैंने बताया उद्गार के आधार पर और समय के आधार पर। पहले बात कर लेते हैं उद्गार के आधार पर। अभी मैंने आपको बताया ज्वालामुखी क्या है, मैंने बताया भूमि के गर्भ से जो मैग्मा बाहर निकलता है। तो बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये भूमि है, हम यहां पे हैं, क्या भूमि के गर्भ से, क्या भूमि के, यहां से सपोज करो ज्वालामुखी का लावा निकला, क्या भूमि के गर्भ से बस मैग्मा निकलता? तो आप ये समझिए भूमि के गर्भ से जो निकलता है उसमें मेन चीजें क्या क्या है, जरा ये समझिए। मेन चीजें, पहली गैस वे जलवाष्प। कहां से निकलती है? ये अंदर से निकलता, गैस वे जलवाष्प। दूसरी चीज निकलती है लावा, ऐसे ही राख, ठीक है, ये मेन चीजें निकलती हैं। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता? पहला क्वेश्चन कैसा आता? ज्वालामुखी के अंदर से निकलने वाली सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ निकलता? तो जलवाष्प निकलता बेटा। गैस में कौन सा? जलवाष्प। 60 से 90%, 60 से 90% क्या निकलता? जलवाष्प। इसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नहीं निकलती, नाइट्रोजन निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये गैसें निकलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? जलवाष्प। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? जलवाष्प है। तो मैंने बताया ज्वालामुखी क्या है? पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा बाहर निकलता है भूपटल से, उसे कहते हैं ज्वालामुखी, उस क्रिया को।
ज्वालामुखी क्रिया में क्या कौन सी गैस सबसे ज्यादा निकलती है? जलवाष्प सबसे ज्यादा निकलती है। ठीक है, आगे चलते हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे आगे चलते हैं। अब मैंने बताया, यहां पे आप समझिए जरा, उद्गार, उद्गार दो प्रकार का होता, एक दरारीय उद्गार और एक केंद्रीय उद्गार। इस बात को समझिए, उद्गार है क्या? उद्गार का मतलब है उदय होना, निकलना। तो पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकलते हैं उसे कहते हैं उद्गार होना। अब इसके दो नाम क्यों दिए फिर? जरा इस बात को समझिए, एक है दरारीय उद्गार और एक है केंद्रीय उद्गार। इस बात को आप समझिए, अगर हमने कुकर में खाना पकने के लिए रखा, ज्यादातर क्या होता है, गैस कहां से निकलती है? जहां को हमने रास्ता दे रखा सीटी से। तो अगर कुदरती दरारें बन जाती हैं तो उस दरार से जब अंदर से मैग्मा निकलता है तो वो मैग्मा आसानी से निकल जाता है, आसानी से। और केंद्रीय उद्गार क्या? सपोज करो कुकर में सीटी आ नहीं रही और जब फटके निकलता है कुकर, तो उसे कहते हैं केंद्रीय उद्गार। तो दरारीय उद्गार क्या? जिसमें लावा धीरे धीरे बाहर निकले दरार के माध्यम से। और केंद्रीय उद्गार क्या है? जिसमें लावा विस्फोट के साथ बाहर निकले। दरारीय उद्गार जिसमें मैग्मा धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर से बाहर निकले, और केंद्रीय उद्गार में जिसमें विस्फोट के साथ लावा बाहर निकले। तो उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, दरारीय और केंद्रीय। दरारीय और केंद्रीय, दरारीय और केंद्रीय उद्गार। दरारीय उद्गार क्या है? जिसमें लावा धीरे धीरे बाहर निकले। केंद्रीय उद्गार जिसमें लावा विस्फोट के साथ बाहर निकले, जिसमें लावा विस्फोट के साथ बाहर निकले। इससे रिजल्ट क्या होगा? आप जरा ये बात समझिए, ये पृथ्वी, ये मैग्मा, ये मैग्मा दरार के ऊपर से बाहर निकला तो ये छोटा मुंह बनाएगा, और जब ये विस्फोट के साथ बाहर निकला तो ये बड़ा मुंह बनाएगा। तो छोटे मुंह को क्या कहते हैं? क्रेटर। ज्वालामुखी का जो दरारीय उद्गार है उससे क्रेटर का निर्माण होता, और विस्फोट से जो होता है उससे कालडेरा। तो ज्वालामुखी का जो छोटा मुंह है उसे क्रेटर और बड़े मुंह को कालडेरा कहते हैं। छोटे मुंह को क्रेटर, और क्रेटर का जब विस्तार हो जाए, क्रेटर थोड़ा बड़ा हो जाए, उसे कालडेरा कहते हैं। तो क्रेटर के बड़े रूप को कालडेरा कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, दरारीय उद्गार से किस प्रकार के मुख का वो होता निर्माण? क्रेटर मुख का निर्माण होता, और केंद्रीय उद्गार से कालडेरा मुख का निर्माण होता। एक क्वेश्चन क्लियर हो। दूसरा, आखिर इसकी वजह क्या? इसमें विस्फोट नहीं हो रहा। इसमें पहली सबसे बड़ी वजह तो है इसे रास्ता मिल गया, इसे रास्ता नहीं मिला तो विस्फोट के साथ बाहर निकलेगी। कोई भी गैस, गुब्बारे में गैस भरते रहो कभी तो फट के बाहर आएगी। इसमें बाहर निकलने का मौका मिल गया तो काहे को फटेगी। दूसरी बात, इसमें जलवाष्प की मात्रा कम होती है। दरारीय उद्गार में जलवाष्प की मात्रा कम होती है, केंद्रीय उद्गार में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। तो क्वेश्चन है, कौन से उद्गार में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है? तो आप क्या उत्तर कहोगे? केंद्रीय उद्गार में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। दूसरी बात, क्रेटर और कोल्डेरा समझ में आया। अब इसमें लावा मैंने कैसे बताया? धीरे धीरे। और इसका लावा होता कैसा? इसका जो मैग्मा होता है, इसका मैग्मा वो तरल होता। इसका मैग्मा जो होता है केंद्रीय उद्गार का, वो थोड़ा गाढ़ा होता, गाढ़ा। इसका मैग्मा तरल होता, इसका गाढ़ा होता। तो जिसका तरल होगा उसका दूर तक फैलेगा, दूर तक फैलता, देर में जमता। ठीक है, जिससे क्या होता? बहुत दूर दूर तक फैलने से इसके कारण क्या होता? पठारों का निर्माण होता। तो ज्वालामुखी पठार का निर्माण किस प्रकार के ज्वालामुखी से होता है? दरारीय ज्वालामुखी या दरारीय उद्गार से। ज्वालामुखी पठार का निर्माण कैसे प्रकार के उद्गार से होता है? दरारीय उद्गार। क्योंकि दरारीय उद्गार में लावा पतला होता है और देर में जमता, धीरे धीरे निकलता, दूर तक फैलता है। तो जिससे क्या होता है? ज्वालामुखी पठार का निर्माण। क्वेश्चन आएगा, ज्वालामुखी पठार का निर्माण किससे होता है? आप कहोगे दरारीय उद्गार से होता है। दरारीय उद्गार से होता है, यानी कि दरार के द्वारा निकलना। इसमें एक नलिका होती है। ठीक है, अभी चलेंगे आगे। तो दरारीय उद्गार से समझ में आ गया। और कालडेरा में क्या होता? विस्फोट के साथ निकलता, जिससे छींट जाती है। लेकिन ये गाढ़ा होता, गाढ़ा होने से क्या होता? ऊपर गया और ऐसे जम गया, ऐसे जम गया, जिससे शंकु रूपा बन जाता। शंकु रूप है तो शंकु पर्वत, शंकु पर्वत का निर्माण। तो शंकु पर्वत का निर्माण, क्योंकि ये क्या होता? गाढ़ा होता, जल्दी जम जाता, ऊपर तक जाता, वहीं गिर जाता, पास में जम जाता।
तो शंकु पर्वत का निर्माण किससे होता है? केंद्रीय उद्गार से। शंकु पर्वत का निर्माण किससे होता है? केंद्रीय उद्गार से। शंकु पर्वत का निर्माण किससे होता है? केंद्रीय उद्गार से होता है। शंकु पर्वत का निर्माण किससे होता है? केंद्रीय उद्गार से होता है। केंद्रीय उद्गार से होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ में आएगी। दोबारा से सुनो, ज्वालामुखी को दो भागों में हमने बांटा, एक उद्गार के आधार पर और एक समय विस्फोट के आधार पर। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं, केंद्रीय उद्गार और दरारीय उद्गार। दरारीय उद्गार जहां दरार मिल जाए और मैग्मा अंदर से आराम से आए, धीरे धीरे आता और तरल होता। धीरे धीरे आता है तो इसका विस्फोट नहीं होता, इसका मुंह छोटा रहता है, जिस मुंह को कहते हैं हम क्रेटर, जिसके मुंह को कहते हैं क्रेटर। और लावा थोड़ा पतला होता है जिस कारण दूर तक फैलता है, जिससे पठार का निर्माण होता है, ज्वालामुखी पठार का। इसमें विस्फोट कम क्यों होता है? क्योंकि जलवाष्प की मात्रा कम होती है। मैंने बताया ना, ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा 60 से 90% होती है। इसमें विस्फोट ज्यादा क्यों होता है? इसमें विस्फोट क्योंकि इसमें रास्ता नहीं मिलता तो जबरदस्ती बनाया जाता। ज्वालामुखी नलिका होती है, ज्वालामुखी नलिका के द्वारा मैग्मा ऊपर आता और जहां पृथ्वी कमजोर होती है वहां विस्फोट करके निकल जाता है। विस्फोट के कारण इसका मुंह बड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं कालडेरा। ज्वालामुखी के बड़े मुंह को कहते हैं कालडेरा। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, जिससे विस्फोट भी अधिक होता है। इसमें सिलिका की मात्रा भी अधिक होती है। सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण इसका जो मैग्मा है वो थोड़ा गाढ़ा होता है और पास में ही जम जाता है, जिससे शंकुनुमा पर्वत का निर्माण होता है। और इसी कारण इसका रंग पीला होता है। ठीक है, इसका रंग काला होता है, इसके मैग्मा का रंग काला होता है, इसका पीला होता है। इसके कारण, सिलिका के कारण। आगे चलते हैं, यहां तक बात समझ में आई। इससे भी आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बताया 1 2 3 परत, ये तरल रूप में है, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है। तो जब ये तरल रूप से यहां पे आएगी तो मैग्मा यहां पे भी तो जम सकता है और मैग्मा ऊपर आने पे भी जमता, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर ज्यादा, यहां पे गिली हुई अवस्था में यहां पे तो जम सकता। तो पृथ्वी के अंदर भी मैग्मा जम सकता, पृथ्वी के बाहर भी। बाहर आ जाता तो उसे हम क्या कहते हैं? लावा। क्या कहते हैं? लावा। इस पर भी बात करेंगे। और जब अंदर जम जाता है, इससे अंदर मैग्मा, तो अब ध्यान से सुनना, पृथ्वी के अगर अंदर मैग्मा जम जाता तो उसे क्या कहते हैं? बैथोलिथ। पृथ्वी के अंदर जमता है उसे बैथोलिथ, दूसरा कहते हैं पैकोलिथ। लेपोलिथ और डाइक। होता क्या है, जब ये लावा ऊपर जा रहा है, ये है मैग्मा, ये है क्रेटर या काल्डेरा। ये लावा कोई ऐसे जम जाएगा, कोई इस तरीके से जमेगा। तो अंदर जम रहा, अंदर जमने को क्या कहते हैं? बैथोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, डाइक। डाइक सबसे इंपॉर्टेंट है, जो खड़े रूप की आकृति में ऐसे लावा जमेगा उसे कहते हैं डाइक। उसे क्या कहते हैं? डाइक। बाकी एक में क्या होगा? बैथोलाइट, बैथो में सीधा, फैकोलाइट में लहरें ले रहा होगा, और एक में क्या होगा? नीचे की तरफ, सबसे नीचे, लेपोलिथ। इस तरीके से ये क्या है? मैग्मा के पृथ्वी के अंदर जमने से पृथ्वी की बनी आकृति। तो ये ज्वालामुखी की आकृति है, एक तरीके से अंदर की तरफ बनी हुई, जो मैग्मा अंदर की तरफ जम जाता है। बाहर की तरफ जमता है तो उसे क्या कहते हैं? लावा। अब लावा कहते हैं उसे, और क्या क्या कहते हैं, जरा इस बात को भी समझिए। ये बात समझ में आई? बैकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ और डाइक, ये चारों ज्वालामुखी के ही शब्दावली है, लेकिन ये क्या है? पृथ्वी के अंदर मैग्मा जमना। अब अगर पृथ्वी के बाहर जमेगा, अगर पृथ्वी के बाहर जमेगा, उसे जरा देखिए एक सेकंड। यहां से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएंगे। पहला,
बाम। ठीक है, दूसरा वर्ड है लैपिली। ये तीन वर्ड है जो मैग्मा के बाहर जमने पे बनते हैं। मैग्मा के बाहर जमने को जरा आप समझिए, ये ज्वालामुखी फटा यहां से और ये छींट ऊपर गई, तो जब छींट ऊपर जाती है तो ऊपर की तरफ जो उड़ रहे होती है राख वगैरह होती है, राख। उसी में चट्टानों के पत्थर भी होते हैं, उसमें अगर बड़ा पत्थर है तो वो कहलाएगा बॉम्ब। क्या कहलाएगा? बॉम्ब कहलाएगा। और लेपिली क्या है फिर? लेपिली है मटर के दाने के बराबर, मटर के दाने के बराबर या अखरोट के दाने के बराबर जो लावा होगा, जम के टुकड़े टुकड़े हो गया होगा, उसे कहते हैं लैपिली। तो जो बड़े पत्थर होते हैं जिनका व्यास बड़ा होता है वो क्या कहलाते हैं? बॉम्ब। वो क्या कहलाते हैं? बॉम्ब की तरह फट रहा ज्वालामुखी। लैपिली क्या है? लैपिली है मटर और अखरोट के दानों के बराबर, मटर और अखरोट के दानों के बराबर। और ये क्या है? स्कोरिया चनों के बराबर, चने के दाने के बराबर, चने के दाने के बराबर। ठीक है, ये तीनों समझ में आ गई होगी बात। बॉम्ब क्या है? बड़े पत्थर। लैपिली क्या है? लैपिली है मटर और अखरोट के दानों के बराबर। स्कोरिया क्या है? स्कोरिया चने के दानों के बराबर। दूसरा, ये है तो किसका रूप? लावा का रूप ही। लावा जब ठंडा होकर जम जाता है उसे क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी, ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब दूसरा है समय। समय के आधार पर या विस्फोट के आधार पर ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। उद्गार के आधार पर दो प्रकार के, उद्गार के आधार पर दो, समय के आधार पर तीन प्रकार के, समय के आधार पर तीन प्रकार के। अब मैं आपसे पूछूं, उद्गार के आधार पर शंकु पर्वत का निर्माण किस प्रकार के ज्वालामुखी से होता है? आप कहोगे भैया केंद्रीय उद्गार से। शंकु किससे बनेगा? केंद्रीय उद्गार से। और ज्वालामुखी पठार दरारीय उद्गार से। इसी तरीके से मैं कहूं समय के आधार पर, विस्फोट के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? भैया तीन प्रकार के, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त और शांत। सक्रिय ज्वालामुखी समझो पहले। सक्रिय ज्वालामुखी क्या? जिसमें कभी भी विस्फोट होता रहता हो, कभी भी, ठीक है, विस्फोट होता रहता हो, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते रहते हैं। और दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है सेंट हेलेंस। सेंट हेलेंस दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, सेंट हेलेंस अमेरिका का। तो यहां पे कभी भी विस्फोट होता रहता है। फिर सुप्त ज्वालामुखी क्या? जिसमें बहुत वर्षों से विस्फोट नहीं हुआ हो पर विस्फोट होने की संभावना पूरी बनी हुई हो, उसे फिर सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। शांत या मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? शांत या मृत ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहते हैं जिसमें अब पानी भर गया है और झीलें बन गई हैं। कैसी झील? क्रेटर झील या काल्डेरा झील बन गई है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र की लैगून झील, लोनार झील, लैगून का उदाहरण है। लोनार झील ज्वालामुखी पर्वत क्रिया द्वारा निर्मित है और वो कैसी झील है? क्रेटर झील है। तो वो क्या है? वो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है, क्योंकि उसमें पानी भर गया, विस्फोट की कोई संभावना नहीं है। आप गैस से तवा उतारो और उस पर पानी गिरो तो एकदम विस्फोट सा होता है ना, ऐसा लगता फट जाएगा। तो अगर ज्वालामुखी सक्रिय है और उसके ऊपर पानी गिर जाए तो वो विस्फोट करेगा। यही कारण है सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहां है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में। अगर गर्म चीज में पानी गिरेगा तो गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन इनमें पानी भर गया और फिर भी ये नहीं फट रहे, इसका मतलब ये क्या है? शांत है। ये क्या है? शांत। जिनमें ना विस्फोट हाल ही में हुआ है, ना होने की संभावना है। कैसे ज्वालामुखी कहलाते हैं? वो शांत या मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन तो वहीं से आ जाएगा उद्गार से, एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा निष्क्रिय ज्वालामुखी है और कौन सा कहां स्थित है। अब आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा? सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताओ। तो आप कहोगे सेंट हेलेंस, अमेरिका का। कहां पे स्थित है ये? अमेरिका में। सेंट हेलेंस। हेलन जो है सबसे सक्रिय है, भाई साहब सारी पिक्चरों में रोल निभाती है हेलन। तो सेंट हेलेंस क्या? सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। और कहां पे? ये अमेरिका में। कहां पे? अमेरिका में।
सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा? मोना लोआ। मोना जो है सबसे बड़ी है, मोना जो है वो सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहां है? मोना लोआ। कितने किलोमीटर है? लगभग 12 किलोमीटर, 27 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और 112 किलोमीटर के आसपास इसकी व्यास है, जो इसका गोला है उसका व्यास। लेकिन अब जो माना गया मोना लोआ, आप पेपर में मोना लोआ ही करके आएंगे, लेकिन जापान का टेम्पो मैसेज, जापान का टेम्पो मैसेज दुनिया का वर्तमान में सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना गया है। जापान का टेम्पो मैसेज, जापान का टेम्पो मैसेज। लेकिन आप क्या करके आओगे? मोना लोआ। सबसे सक्रिय, सबसे सक्रिय कौन है? हेलन। देखो हीरोइन के नाम आ रहे हैं। सबसे सक्रिय कौन है? हेलन। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हेलन, अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर आई है। सबसे बड़ा मोना, सबसे बड़ी मोना, सबसे बड़ी मोना है। ठीक है। इटली का एटना और स्ट्राम्बोली, कई बार रटवा चुके होंगे इन्हें। इटली का, इटली कौन कौन सा? एटना और स्ट्राम्बोली। इटली वाले क्या कर रहे हैं? ऐंठ दिखा रहे हैं स्ट्राम्बोली पे, स्ट्राम्बोली पे। इटली वाले ऐंठ दिखा रहे हैं स्ट्राम्बोली पे। तो इटली का एटना और स्ट्राम्बोली। लेकिन ये क्वेश्चन भी आता है, एटना कहां पे है और स्ट्राम्बोली कहां पे है? एटना कहां पे? सिसिली द्वीप पे। एटना कहां पे? ऐंठ दिखा रहा सिसिली द्वीप पे। इटली का कौन कौन से ज्वालामुखी है? एटना और, इटली का एटना और स्ट्राम्बोली, एटना और स्ट्राम्बोली। एटना कहां पे? एटना सिसिली द्वीप पे। एटना, एटना सिसिली द्वीप पे। एटना सिसिली, ऐट दिखा रहा, सीटी मार रहा, ऐट दिखा रहा, सीटी मार रहा। और दूसरा कौन सा? स्ट्राम्बोली, लिपारी द्वीप पे। स्ट्राम्बोली, लिपारी, स्ट्राम्बोली, लिपारी द्वीप पे। स्ट्राम्बोली, लिपारी द्वीप पे। अगला कोटापैक्स, इक्वाडोर। कोट पहन के पैक होकर अपने आप को सबसे ऊंचा समझ रहा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। या तो कोटापैक्स इक्वाडोर को कह सकते हो आप, या ओजस डेल सलाडो। इन दोनों में विवाद है, पेपर में जो ऑप्शन में है दोनों में टिक कर लेना। कौन कौन सा? एक तो कोट पहन के अपने आप को सबसे ऊंचा, कोट पहन के अपने आप को क्या समझ रहा? सबसे ऊंचा। तो कोटापैक्स इक्वाडोर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। कोट पहन के सक्रिय हो गया वो सबसे ऊंचा। और दूसरा ओजस डेल सलाडो, ओ जस की प्राप्ति तो बहुत ऊंचाई तक कर ली थी ना। ओ जस डेल सलाडो, ओ जस की प्राप्ति तो बहुत ऊंचाई तक कर ली। तो ये भी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट इरेबस, अंटार्कटिका में। माउंट इरेबस कहां पे? अंटार्कटिका में। माउंट इरेबस, बस चल रहा अंटार्कटिका पे। बस किस पे चल रहा? अंटार्कटिका पे। माउंट इरेबस अंटार्कटिका, माउंट इरेबस अंटार्कटिका पे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत में 2 ज्वालामुखी, एक सक्रिय और एक पिरसुप्त। ठीक है। नारकोंडम वैसे निष्क्रिय भी है, नारकोंडम पिरसुप्त में नहीं, निष्क्रिय में लिखो इसे। ठीक है, इसमें विस्फोट हुआ ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी दोबारा से सुनो। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, भारत से बैर मत लो, बैरन, बैर मत लो। भारत से ज्वालामुखी फट जाएगा, भारत से क्या ना लो? बैरन। बैरन ज्वालामुखी कहां पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का बैरन ज्वालामुखी कहां पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का बैरन ज्वालामुखी कहां पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का कहां पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और एक भारत का पिरसुप्त है। पिरसुप्त कौन सा है? मैंने बताया नारकोंडम, नारकोंडम। और ये कहां पे पिरसुप्त में आएगा? निष्क्रिय में भी जा सकता, क्योंकि बहुत सालों से इसमें विस्फोट नहीं हुआ। ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है और ये वाला भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है भारत में। आगे चलते। पिरसुप्त, पिरसुप्त मतलब जिनमें विस्फोट बहुत सालों से नहीं हुआ है पर होने की संभावना है। जापान का एक तो, जापान के उड़ गए फ्यूज, जापान के क्या उड़ गए? फ्यूज, जापान के फ्यूज उड़ गए। पर अगर फ्यूज लगा दो तो फिर दोबारा बिजली आ जाएगी ना, तो वही वाली बात है, दोबारा आ सकता है। इंडोनेशिया, इंडिया और नेशिया, किराकाटोआ, किराकाटोआ, किराए पे कितनी बार ले लो? किराकाटोआ, किराकाटोआ। विसुवियस, विसुवियस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली के तो कई बार पूछे गए। इटली का विसुवियस क्या है? पिरसुप्त ज्वालामुखी। इटली का विसुवियस, विसुवियस, इटली का विसुवियस, इटली का विसुवियस। और नारकोंडम भारत का, नारकोंडम भारत का। अब आ जाओ शांत या निष्क्रिय ज्वालामुखी, जिनमें विस्फोट ना हुआ हो कई सालों से और ना भविष्य में होने की संभावना हो। ठीक है। माउंट किलीमंजारो, किलीमंजारो, किले पे कौन? अफ्रीका वाले। किले पे चढ़ गए क्योंकि पता किले में विस्फोट नहीं होना। कौन चढ़ गए? अफ्रीका वाले। किले को मंजूरी मिल गई क्योंकि अब वहां विस्फोट नहीं होना। किले को मंजूरी मिल गई क्योंकि वहां विस्फोट अब नहीं होता पूर्वी अफ्रीका में। चिम्बराजो, चिम्बराजो कहां पे? दक्षिणी अमेरिका में, इक्वाडोर पे। चिम्बराजो इक्वाडोर, चिम्बराजो, चिम्बराजो। चिंपैंजी क्या? इक्वाडोर। चिंपैंजी निष्क्रिय हो गया, बिल्कुल। चिंपैंजी क्या हो गया? चिम्बराजो। चिंपैंजी जो है राजा, वो क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया।
देमाबंद, देमाबंद कहाँ? ईरान में। देमाबंद कहाँ पे है? ईरान में। कहाँ पे है? ईरान में। कहाँ पे है? ईरान में। देमाबंद, देवबंद हो गया ईरान में। को सुल्तान, सुल्तान भी कहाँ पे? ईरान में। सुल्तान पिक्चर कहाँ? ईरान में शूटिंग हुई सुल्तान पिक्चर की। सुल्तान झील वैसा हरियाणा में, पिक्चर भी हरियाणा में शूट हुई है, लेकिन को सुल्तान, कहो सुल्तान ईरान घूम आए, कहो सुल्तान ईरान घूम आए। एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है एकांकागुआ, और ये सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा? यही वाला है, सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी कौन सा? एकांकागुआ, एकांकागुआ। और पोपा ज्वालामुखी कहां पे है? पोपा म्यांमार में। पोपा म्यांमार में। पोपा कहां पे है? 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 म्यांमार में है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी। एक वर्ड और रह गया, पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। पायरोक्लास्ट, एक सेकंड बेटा, पायरोक्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसकी खासियत आप समझिए, जो अंदर से मैग्मा निकलता है उसमें जो खनिज पदार्थ और चट्टानों का मिले हुए रूप को, खनिज पदार्थ और चट्टानों के मिले, जो चट्टानों से पत्थर वगैरह निकलते हैं उनके मिले हुए रूप को पायरोक्लास्ट कहते हैं। उनके मिले हुए रूप को, किसको? चट्टानों से जो अंदर से निकलने वाले खनिज पदार्थ हैं और चट्टानों के जो पत्थर हैं उनके मिले हुए रूप को पायरोक्लास्ट कहते हैं। उनके मिले हुए रूप को पायरोक्लास्ट कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ज्वालामुखी आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से इसे याद करना, कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप इसे अच्छे से लर्न करके एक नंबर पक्का करेंगे। धन्यवाद।